सभी का JGS वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के अंतर्गत ये 5th नंबर का लेक्चर है। इसके पहले के चारों लेक्चर आपका प्ले स्टोर में सारे पड़े हैं जो बैंकिंग से संबंधित हैं, मुद्रा बैंकिंग से रिलेटेड हैं। आज का टॉपिक हमारा जैसा कि आपके सामने है, लोक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है और इस टॉपिक की अप्रोच क्या है, मतलब यहाँ से किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और इस टॉपिक के अंतर्गत बेसिकली हमको पढ़ना क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इस टॉपिक की पहुँच कहाँ तक है, उसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि लोक वित्त आखिरकार होता क्या है। लोक वित्त के बारे में जानेंगे, इसका पब्लिक फाइनेंस की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे। इसके बाद इसके घटक क्या होते हैं, मतलब जो लोक वित्त है, जो भी इसके बारे में जो भी सीखेंगे उसके जो घटक हैं उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सार्वजनिक राजस्व के बारे में पढ़ना पड़ता है। क्या होता है सार्वजनिक राजस्व, इसके स्रोत क्या होते हैं, ये देखना होता है। ये एक तरीके से आपका टॉपिक सिनॉप्सिस है जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, और आपको एज इट इज़ ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिख लेना है। इसको आपको सावधानी पूर्वक इस टॉपिक को पढ़ना है। थोड़ा सा ये टॉपिक आपको हो सकता है टफ सा लगे, लेकिन प्रयास मैंने किया है कि बहुत ज़्यादा आसान शब्दों के माध्यम से आपको इस टॉपिक को मैं समझाऊं। तो सबसे पहले इसके घटक के अंतर्गत हम देखेंगे क्या, सार्वजनिक राजस्व देखेंगे, ठीक है ना। क्या होता है सार्वजनिक राजस्व, स्रोत इसके क्या होते हैं, ठीक है ना। स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे कि उधारी व अन्य देनदारियाँ, विदेशी ऋण जो मुख्यतः विश्व बैंक से हम लोग लेते हैं, ADB से कभी कभी ले लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, IMF से, इन सभी से जो पैसा हम लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि राजस्व का मतलब क्या होता है। राजस्व या सार्वजनिक राजस्व का मतलब सरकार जहाँ से पैसा कमाती है या सरकार के पास जहाँ से भी पैसा आता है उसे राजस्व आय कहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ सरकार खर्च करती है उसे सार्वजनिक व्यय, राजस्व व्यय कह देते हैं, ठीक है ना, या सार्वजनिक व्यय कह देते हैं। तो सार्वजनिक राजस्व होता क्या है, इसके स्रोत कहाँ से हमारे देश में पैसा आता है, तो आपको पता है, या तो हम दूसरे देश से उधार लेते हैं, या अन्य कई प्रकार की देनदारियाँ, विदेशी ऋण वगैरह होते हैं जो हम विश्व बैंक से लेते हैं, ADB से लेते हैं, IMF से लेते हैं, इनसे। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय क्या होता है। एक एक चीज़ की परिभाषा अंदर बेहतरीन डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। सरकार कहाँ पैसा खर्च करती है, ये सारा कुछ देखना होता है। फिर हम लोग देखते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजकोषीय का मतलब सिंपल सा मतलब ये समझो कि राजकोष, जो देश का राजकोष है, उसकी नीति क्या होती है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजकोषीय नीति को समझेंगे, उसका अर्थ। फिर राजकोषीय घाटा क्या होता है वो देखेंगे। राजकोषीय गिरावट किसे कहते हैं, या राजकोषीय समेकन, ये सब क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। याद रखना बच्चा, सार्वजनिक राजस्व के स्रोत के अंतर्गत ही हम लोगों को टैक्सेशन भी पढ़ना होगा, क्योंकि टैक्स के माध्यम से भी सरकार पैसा कमाती है, सरकार के पास पैसा पहुंचता है, ठीक है ना। टैक्स में वही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही टैक्सों के बारे में पढ़ना है, पूरा सब कुछ उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक चीज़ और टॉपिक इसके अंतर्गत आता है बेटा, वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत ये सब लोक वित्त के अंतर्गत पढ़ना होता है हमें सारी चीज़ें। इसके अंतर्गत बेसिकली हम बजट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। बजट से संबंधित सारी एक्टिविटी को इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कुल मिला के जो पब्लिक फाइनेंस ये टॉपिक है, ठीक ठाक लेवल का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक का ये तो मैंने एक संक्षिप्त एक सिनॉप्सिस आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं इसके एक एक पॉइंट के डिटेल पे चलूँगा। सो आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और वादा है एक बार इस टॉपिक को पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर चाहे आप PCS का एग्ज़ाम दो, IAS का एग्ज़ाम दो, या अदर कोई स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दो, आपको बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लोक वित्त क्या होता है बेटा। हम समझेंगे पब्लिक फाइनेंस आखिरकार कहते किसे हैं। तो कहते हैं अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका, मतलब इकोनॉमी में सरकार की क्या भूमिका है, उसका अध्ययन कहलाता है लोक वित्त। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार की क्या एक्टिविटी होती हैं, सरकार कौन कौन सी एक्टिविटी करती है,
उन सारी एक्टिविटी का स्टडी करना ही कहलाता है लोक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस। सरकार का मतलब पब्लिक ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना। अर्थात यह अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जो सरकार के आय व्यय का आकलन करती है। सरकार कहाँ से पैसा कमाती है, किस तरीके से पैसा सरकार को मिलता है, कहाँ सरकार खर्च करती है, किस तरीके से सरकार खर्च करती है, ये सारा कुछ लोक वित्त के अंतर्गत पढ़ना होता है। इसी के अंदर फिर आपको बजट भी पढ़ना होता है। सरकार की आय को हम राजस्व आय कह देते हैं तथा व्यय को राजस्व व्यय कह दिया जाता है, सिंपल शब्दों में, ठीक है ना। सरकार जहाँ जहाँ से पैसा अर्न करेगी उसे राजस्व आय कहेंगे और जहाँ जहाँ सरकार पैसा खर्च करेगी उसे राजस्व व्यय कहेंगे। अच्छा, सार्वजनिक राजस्व क्या होता है, पब्लिक राजस्व किसे कहेंगे हम, तो याद रखना इसके अंतर्गत करों से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की आय तथा विदेशी ऋण से प्राप्त आय, विभिन्न प्रकार की फीस, जुर्माने इत्यादि जगहों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। कुल मिला के सार्वजनिक राजस्व जो होगा उसके अंतर्गत हम सारा टैक्स, जहाँ टैक्स से जो पैसा आएगा हमारे पास, ठीक है ना, उसको ऐड करेंगे इसमें। विदेशी ऋण, हम विदेशों से ऋण जो लेते हैं, विदेशी ऋण हम किससे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, IMF से ले लेते हैं, ADB से ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक हमें याद रखना हमेशा लॉन्ग टर्म लोनिंग करती है, मतलब लंबे समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए लोनिंग करेगी ये, ठीक है ना। IMF हमेशा शॉर्ट टर्म लोनिंग करती है, ठीक है ना। इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। जबकि ADB जो होती है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब एशिया के कंट्रियों के लिए डेवलपमेंट करने के लिए बैंक बनाई गई है और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है जो कि फिलीपींस में पड़ता है। तो याद रखना सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत टैक्स से आने वाली इनकम, विदेशों से जो हम लोग ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की जो हमारे देश की सरकार फीस वसूलती है, जुर्माने लगाती है अलग अलग जगहों पर, यहाँ से बेसिकली इसका पूरा स्टडी करना ही राजस्व, सार्वजनिक राजस्व कहलाता है, ठीक है ना। सार्वजनिक राजस्व के स्रोत क्या हैं, तो वही जो यहाँ पर लिखे हैं, उधारी व देनदारियाँ या विदेशी ऋण जो भी हम लेते हैं तथा टैक्स से आने वाला पैसा, ये सार्वजनिक राजस्व के स्रोत होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग मेन पढ़ते हैं टैक्स को। टैक्स क्या होता है, तो याद रखना टैक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ पर है कि नागरिकों द्वारा दिया गया ये बेटा क्या होता है, अंशदान होता है, ठीक है ना। नागरिक अपनी कमाई का कुछ अंश सरकार को दान स्वरूप प्रदान कर देती है, ठीक है ना। तो नागरिकों द्वारा दिया गया ये क्या होता है, अंशदान होता है, जिसका प्रयोग सरकार कहाँ करती है, देश के कल्याण में करती है, ठीक है ना। जो भी टैक्स से पैसा जाता है उस टैक्स के पैसे का मेन उद्देश्य देश का कल्याण होता है, ठीक है ना कि अपनी जेब में भरना। ज़्यादातर लोग अपनी जेब में भर लेते हैं, ठीक है ना, योजनाओं के नाम पे धांधलागर्दी ज़्यादा होती हैं। तो आप जानते ही हो कि नागरिकों का पैसा होता है, वो जितना भी टैक्सेशन से सरकार को पैसा पहुंचता है, वो फिर चाहे डायरेक्ट टैक्स से पहुंचे इनडायरेक्ट टैक्स से पहुंचे, उसका मुख्य उद्देश्य देश का कल्याण होता है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। टैक्स जितने भी होते हैं हमारे देश में वो दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। दो ही प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, एक होता है बेटा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह टैक्स होता है जो उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाए जिस पर लगाया जाए। जैसे मेरे ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया गया है और मैं ही उसका अदा कर रहा हूँ, मैं ही उसका पेमेंट कर रहा हूँ, तो इस प्रकार मेरे ऊपर लगाया गया टैक्स प्रत्यक्ष कर होगा। तथा अगर कोई ऐसा टैक्स है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाए परंतु वह स्वयं अदा ना करके किसी और व्यक्ति से अदा करवाए, तो इस प्रकार के टैक्स को हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अपने अलग अलग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष करों में भी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ प्रत्यक्ष कर होते हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बेटा जरूर पूछा जाता है, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा कर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से ध्यान देना है, ठीक। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो प्रत्यक्ष कर तो आपको समझ में आ गया, जिसके ऊपर लगाया जाए वही उसका पेमेंट करे, तो समझ लेना वो प्रत्यक्ष कर है। अब ये स्टेट के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, जैसे भूमि कर, ठीक है ना, जिसे हम लगान के नाम से जानते हैं, लगान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो भूमि कर कृषि आय पर
होने वाला कृषि आय पर लगने वाला कर, ठीक है ना, सिंचाई कर वगैरह, होटल व्यवसाय पर लगने वाला कर, टोल टैक्स, अचल संपत्ति पर लगने वाला टैक्स, ये सारा बेटा टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष कर हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो कौन है, जैसे कारपोरेट टैक्स, निगम कर, ठीक है ना, कंपनियां पे करती हैं, आय कर पब्लिक पे करती है, लाभांश कर, डिविडेंड कर, जब हमें किसी चीज़ को बेचकर लाभ बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है तो लाभ पर भी टैक्स लगता है, उसे लाभांश कर कहते हैं, उपहार कर भी होता है, संपदा कर होता है, स्टेट ड्यूटी होती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा इनके नाम, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर होते हैं और ये सभी जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर होते हैं। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर भी इम्पॉर्टेंट है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, जैसे बिक्री कर जिसे हम वैट कहते हैं, पहले इसे सेल टैक्स बेटा कहा जाता था। चीज़ों को किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करके उसको बेचने में जो सरकार टैक्स हमसे वसूलती है तो वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है और पहले उसे सेल टैक्स कहते थे, वर्तमान में उसे वैट कहते हैं और आज वर्तमान में बेसिकली उस वैट का स्थान जीएसटी ने ले लिया है। तो अब जीएसटी के अंतर्गत वो सब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। अब वैट ये सब खत्म है, ये जीएसटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट टैक्स, एजुकेशनल सेस, एसजीएसटी, ये सभी एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूले जाने वाले टैक्सेशन हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर वसूले जाते हैं उसमें आती है बेटा कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। जब भी कोई विदेशी प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर एंटर करता है तो हमें सीमा शुल्क पे करना पड़ता है। देखना, ड्यूटी बेटा जिसके पीछे लगी हो तो ड्यूटी हमेशा इंटर बाउंड्री रिलेशन में लगेगा। मतलब अगर एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में चीज़ें जा रही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चीज़ें जा रही हैं या एक देश से दूसरे देश में चीज़ें जा रही हैं, बाउंड्री चेंज हो रही है, तो वहाँ पर टैक्स शब्द ना यूज करके वहाँ पर ड्यूटी शब्द बेटा यूज किया जाता है। तो ड्यूटी हमेशा बाउंड्री से रिलेटेड है, सीमा से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और सीजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो ये याद कर लीजिएगा, कई बार यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कौन स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि टैक्स जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अथवा आम जनता द्वारा पे की गई अतिरिक्त राशि या अंशदान को क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। और ये देश के अंदर इस शब्द का यूज किया जाता है। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के समय पे की जाने वाला जो हमारा टैक्स एक तरीके से उसे हम टैक्स ना कह करके ड्यूटी कह देते हैं या हिंदी में शुल्क कह देते हैं। सेस क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए टैक्स के ऊपर ही 1-2% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है, उसे हम सेस कहते हैं या उपकर कहते हैं, ठीक है ना। उपकर का मेन ये होता है कि ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, तो ये सेस होता है। जैसे एजुकेशनल सेस हो गया, अदर तरीके से स्वास्थ्य सेस हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। कोई ना कोई इसका उद्देश्य होगा और सेस से प्राप्त होने वाली सारी राशि उसी उद्देश्य में खर्च की जाती है जिस उद्देश्य के लिए उस टैक्स के ऊपर इसको लगाया जाता है, ठीक। यहाँ पर जो ये टैक्स हैं उनके कुछ, जैसे भूमि कर तो सबको पता ही होगा, कृषि आय पर लगने वाला कर ये भी पता होगा, होटल व्यवसाय पर टोल टैक्स आपको रोड में पे करना पड़ता है, ठीक है ना। अचल संपत्ति पर जब बेचोगे तब उसको, जैसे आप ज़मीन बेचते हो तब भी उसमें आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। ये सब जानते हो आप लोग, ये सब सुने होंगे इनके नाम। निगम कर, ठीक है ना, किसी भी कंपनी, कोई कंपनी आप इस्टेबल करोगे तो उसको भी एक टैक्स पे करना पड़ेगा। आयकर आप जानते हो, आपकी इनकम होती है तो उसमें भी कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। इनमें से जिनके नाम थोड़ा सा कठिन है या जिनके बारे में थोड़ा डिटेल जानने की ज़रूरत है उनके बारे में यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया। जैसे राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क का मतलब स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये क्या होती है। यह देखो, ड्यूटी शुल्क लगा है, इसका मतलब इंटर एक्सचेंज हो गए एक स्टेट से दूसरे स्टेट। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो राज्य घरेलू वस्तुओं के उत्पादन और उसके बिक्री पर लगाया जाता है। वर्तमान में इसे वैट के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसका नाम बेसिकली जीएसटी ने ले लिया है, ठीक। बेसिकली वैट को जीएसटी के अंतर्गत बेसिकली इसको शामिल कर दिया गया है। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या होता है,
यह देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन और उसकी बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना, उसके द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर। वर्तमान में इसे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स अर्थात सेनवैट के नाम से जाना जाता है, ठीक। सीमा शुल्क क्या होता है? सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार, मतलब इधर से उधर ले जाने में एक पार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। यह वस्तुओं के आयात और निर्यात पर ही लगता है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। वैट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज जो जीएसटी है वो वैट का ही रूप है एक तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वैट के बारे में कि वैट कैसा टैक्स है, तो सिंपल सी बात है, वैट अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। वैट सेंट्रल गवर्नमेंट भी वसूलती है, वैट स्टेट गवर्नमेंट भी वसूलती है, ठीक है ना। तो वैट के बारे में आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। यह वस्तुओं की बिक्री तथा उसके उत्पादन पर लगने वाला एक क्या है बेटा? अप्रत्यक्ष कर है। वैट की अवधारणा सबसे पहले 1918 में बोन्स सीमैन ने प्रस्तुत की थी। इसका जो कंसेप्ट सबसे पहले आया था 1918 में आया था। वैट सर्वप्रथम 1921 में जर्मनी में लगा, जो असफल रहा। सफलतापूर्वक सर्वप्रथम वैट कब लगाया गया? तो 1954 में बेटा फ्रांस में लगाया गया। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे, ठीक है ना। भारत में वैट की अवधारणा, जो वैट का कंसेप्ट है, वो 70 के दशक में आया। हालांकि 1 अप्रैल 2005 से असीम दास गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर भारत में वैट को लागू किया गया। पहले इसे सेल टैक्स के नाम से, मतलब वैट जब नहीं आया था तो पहले जो ये प्रक्रिया करने के लिए जो चीज़ें थी उसके लिए सेल टैक्स था, ठीक है ना। वर्तमान में लागू जीएसटी वैट की जगह ली है, ठीक है ना। तो जीएसटी जो है उसके अंदर वैट को शामिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं और सर्विस, ठीक है ना। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंटेंट मैंने बनाया है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। पहली बात तो याद रखना, जीएसटी कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी वसूलती है और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जीएसटी को वसूलती है उसे सीजीएसटी कहते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है उसे एसजीएसटी कहते हैं, ठीक, स्टेट जीएसटी। और एक होती है आईजीएसटी, इंटर स्टेट में जब चीज़ें चलती हैं तो आईजीएसटी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है और वसूल करके स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। समझिएगा ज़रा। तो जीएसटी कैसा बेटा टैक्स है? एक अप्रत्यक्ष कर है। दिमाग में पहली बात तो ये आप बैठा लीजिए, ठीक है ना। जो पहले से प्रचलित, अब जीएसटी है क्या? तो पहले से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेसों को आपस में मर्ज कर दिया गया है और एक टैक्स बना दिया गया है जिसका नाम है बेटा जीएसटी, ठीक है ना। स्टेट के लिए एसजीएसटी और सेंट्रल के लिए सीजीएसटी। स्टेट के सारे जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको आपस में शामिल कर दिया गया और एसजीएसटी बना दिया गया, और सेंट्रल के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपस में मिला करके सीजीएसटी बना दिया गया, और दोनों को मिला करके जीएसटी बना दिया गया। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी जीएसटी का ही पार्ट है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर है जो पहले से प्रचलित कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित कर एक नया टैक्स बनाया गया है। जीएसटी के अंतर्गत कुल, यहाँ पर लिखना, कुल 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार सेस को बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। सेस भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, उपकर, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो बेटा फ्रांस में लागू हुई 1954 में, ये भी याद रख लीजिएगा। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था कि भारत में भी जीएसटी लगाई जाए? तो वो विजय केलकर समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसकी वसूली वैसे ही की जाती है जैसे वैट की जाती थी, तो वैट ही एक तरीके की जीएसटी है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी के लिए संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे 8 सितंबर 2016 को मंजूरी प्राप्त हो गई थी, और यह 101वां संविधान संशोधन कानून बना। ये याद रख लेना, अक्सर पूछा जाता है जीएसटी किस कानून के अंतर्गत आता है? तो 101वां संविधान संशोधन कानून, उसके अंतर्गत बेसिकली जीएसटी को हम शामिल करते हैं, ठीक है ना। जबकि इसके लिए विधेयक कौन सा लाया गया था संसद में? 122वें नंबर का लाया गया था। तो याद रखना, 101वां संविधान संशोधन जो कानून है उसमें कितनी धाराएं हैं? तो कह दोगे सर 20 धाराएं हैं। अलग अलग धाराओं में जीएसटी के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं, हमें सारी नहीं याद रखना, हमें धारा नंबर 12 और धारा नंबर 20 को याद रख लेना है। धारा नंबर 12 में क्या कहा गया है?
इस कानून की 101वां जो संविधान संशोधन कानून है, इसके 20 टोटल धाराएं हैं और इसमें 12 नंबर की धारा पे कहा गया है एक जीएसटी काउंसिल गठित की जाएगी। अब जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, कैसे होती है, क्या बन उसमें होगा, ये सारी पूरी कहानी आपको वहाँ पर अभी बताने वाले हैं। बस इतना याद रख लेना कि जीएसटी काउंसिल का उल्लेख 101वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत किस धारा में आता है, तो धारा नंबर 12 में आता है, ठीक है ना। तो धारा नंबर 20 में किस बात की गई है, तो धारा 20 में इस बात का वर्णन किया गया है कि जीएसटी कानून के पूरी तरह से लागू होने के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को इसे अपनाना अनिवार्य है। ना अपनाए जाने की स्थिति में उस राज्य में जो पहले से जितने भी टैक्स थे उन सबको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। एक तरीके से धारा 20 राज्यों को कहती है कि भैया जिस दिन से जीएसटी भारत में लागू हो जाए उसके बाद से हर एक स्टेट 1 वर्ष के अंदर अपने यहाँ जीएसटी कानून पारित करवाएगा, और अगर ऐसा नहीं कराता तो उस राज्य के द्वारा जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूले जाते हैं उसको शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से प्रेशराइज्ड कर दिया कि नहीं भैया 1 साल के अंदर आपको सबको पारित कराना है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, तो बेटा कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला, भारत बेसिकली जीएसटी लागू करने वाला कोई पहला देश नहीं है, 161वें नंबर का देश है, ठीक है ना। अर्थात इससे पहले 160 देशों ने जीएसटी लागू कर रखी है। जीएसटी का हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया, जबकि इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। इसमें एक चीज़ और बात कही गई है कि अगर वार्षिक टर्नओवर आपका 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना, वार्षिक टर्नओवर है मतलब साल भर का जो टर्नओवर है वो 20 लाख से अगर ज़्यादा है या 20 लाख के इतना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है तथा जीएसटी भरना भी आपको ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तथा विशेष राज्यों में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लोगों को 10 लाख तक की सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जीएसटी से रिलेटेड। अच्छा, पेट्रोलियम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का नाम क्या था, असीम दास गुप्ता। जीएसटी बिल सबसे पहले कहाँ पारित हुआ, किस राज्य में पारित किया गया, तो असम में पारित किया गया। सबसे बाद में जीएसटी जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, ठीक है ना। जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां इन्फोसिस और विप्रो हैं जो जीएसटी का प्रचार प्रसार करती हैं, ठीक है ना। जीएसटी के प्रशासन हेतु एक पोर्टल सरकार ने बनाया था जिसका नाम था जीएसटी एन पोर्टल। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत गौर से याद रखना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ये वही है जिसका उल्लेख 101वां संविधान संशोधन की धारा 12 में किया गया है, ठीक है ना। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है तथा उपाध्यक्ष राज्य वित्त मंत्री होता है, तथा 28 जो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें से तिलही और पुदुचेरी, ठीक है ना, इन 2 राज्यों के वित्त मंत्री भी यहाँ पर शामिल होते हैं। अर्थात 30 राज्यों के वित्त मंत्री, एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं तो 30 और 2 32, अर्थात टोटल 32 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा कि वित्त मंत्री होता है या जो है प्रधानमंत्री होता है या अदर कोई बंदा होता है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, जीएसटी काउंसिल का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो हमेशा वित्त मंत्री को बनाया जाता है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल 32 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है जीएसटी काउंसिल का, तो यही काउंसिल है जो जीएसटी रेट निर्धारित करती है कि किस पर रेट लगना है, कितना रेट लगना है, सारा काम इसका होता है। तथा जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो जीएसटी काउंसिल ही वो डिसीजन लेती है, ठीक है ना। इसमें कितने लोग शामिल हैं, तो 32 लोग शामिल हैं। 32 में कौन कौन से हैं, एक अध्यक्ष जो कि वित्त मंत्री होगा, एक उपाध्यक्ष जो कि राज्य वित्त मंत्री होता है, और 30 जो है राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। उनमें से 28 राज्य हो गए और एक जो है 2 जो है बेटा, एक दिल्ली का और एक पुदुचेरी के वित्त मंत्री होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 32 लोग यहाँ पर होते हैं। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 101वां संविधान संशोधन जो कि जीएसटी से रिलेटेड है उसकी धारा 12 में की गई है इसकी बात। और यहाँ जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है, दिल्ली में है। इसमें कुल सदस्य वही मैंने कहा 32, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 28 राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, ठीक है ना। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है,
तो ये आर्टिकल जो बेसिकली 101वां संविधान संशोधन हुआ है, तो इसके तहत आर्टिकल 279 में ए क्लॉज जोड़ा गया है, ठीक है ना। अर्थात आर्टिकल 279 जो आर्टिकल है उसके ए क्लॉज में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। स्थापना बेसिकली इसकी कब की गई है जीएसटी काउंसिल की, तो 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, जीएसटी लागू होने से संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए, मतलब संविधान में कौन कौन से क्लॉज जोड़े गए, कौन कौन सी चीज़ें हुई, ठीक है ना। कई आर्टिकल में देखो संशोधन हुआ। तो इसके तहत आर्टिकल जो 246 था पहले, उसमें ए क्लॉज जोड़ा गया और इसके तहत क्या बात लिख दी गई, इसमें बात कही गई कि इसके तहत केंद्र व राज्यों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दे दी गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 246 में एक क्लॉज जोड़ दिया गया और उसमें कह दिया गया कि केंद्र तथा राज्य दोनों ही जीएसटी के संबंध में कानून बना सकते हैं। अब ये बात कर दी गई। अच्छा, इस जैसे ही ये बात की गई तो इसी पावर का प्रयोग करते हुए केंद्र व राज्यों ने अलग अलग बेसिकली क्या बनाए, कानून बनाए, ठीक है ना। राज्यों ने अपने अलग कानून बनाए, केंद्र ने अपने अलग कानून बनाए। राज्यों ने क्या कानून बनाए, संसद ने बेसिकली क्या कानून बनाए, संसद ने सीजीएसटी बनाया केंद्र सरकार के लिए, आईजीएसटी बनाया इंटर स्टेट ट्रेड के लिए, और एक और कानून बनाया क्षतिपूर्ति कानून, जिसे हम कम्प्रीहेंसिव एक्ट कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे अभी क्या होता है। और राज्यों ने एसजीएसटी बना दिया, अपने यहाँ राज्य वसूलेंगे। तो ये सारी बातें बेसिकली बताया गया। यहाँ पर हम लोग क्षतिपूर्ति देखो, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी, आईजीएसटी वसूलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वसूल के बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक। और एसजीएसटी तो आपको पता ही है, राज्य सरकार वसूलेगी, ठीक। क्षतिपूर्ति कानून क्या है, ठीक है ना। राज्यों के जीएसटी लागू होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बेसिकली ये बनाया गया। अब देखो, कई राज्य कह रहे थे भैया हम जीएसटी लागू करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ टैक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उन्हें कम करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ की इनकम कम हो जाएगी। ऐसे अपने अपने राज्यों की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, अगर आपको ऐसे नुकसान होता है तो उस नुकसान का भरपाई हम करेंगे, ठीक है ना। और इसी के लिए कम्प्रीहेंसिव एक्ट बनाया गया, अर्थात क्षतिपूर्ति कानून बनाया गया, ठीक है ना। और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कहती क्या है, कहती है आने वाले 5 वर्षों तक जीएसटी लागू करने के, अगर कोई राज्य अपने यहाँ जीएसटी लागू करता है तो लागू करने के 5 वर्षों तक 100% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी। वो कौन सी 100%, जितनी राशि का उसे नुकसान हुआ है। सपोज करो उसने अपने यहाँ जीएसटी लागू की है किसी राज्य ने, और उसको कोई टैक्स कम करना पड़ा है, तो उसको सपोज करो 1 लाख 2 लाख जितने भी रुपए की उसको नुकसान हुआ होगा पहले से बाद की तुलना में, जीएसटी लागू करने में जो नुकसान हुआ होगा, तो उस नुकसान की 100% राशि की भरपाई कौन करेगी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और अगले 5 वर्षों तक करेगी, ठीक है ना। इसके बाद क्षतिपूर्ति देने हेतु बेस ईयर क्या माना गया है, 15-16 को माना गया है। ये पूछा जाता है केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति की यह राशि कहाँ से लाएगी, ठीक है ना। तो ये सेस लगा कर लाएगी, टैक्स पे ऊपर टैक्स लगा देगी, और उससे जो पैसा आएगा वो राज्यों की क्षतिपूर्ति में जमा कर देगी, राज्यों को दे देगी। जीएसटी सेस का सारा पैसा क्षतिपूर्ति कोष में जा कर के जमा होगा। याद रखना, जीएसटी सेस 28% कर की दर वाली वस्तुओं पर ही लगता है, ये भी याद रख लीजिएगा। मतलब ऐसी मदें जिन पर जीएसटी 28% लगती है, उसी के ऊपर हम सेस लगाते हैं, ठीक। जीएसटी की जो कर की दरें हैं वो कौन कौन सी हैं, 5% पर जीएसटी लगता है, 12% भी लगता है, 18% लगता है, 28% लगता है। अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जीएसटी का रेट है। तो जीएसटी कुछ मदों में 5%, कुछ का 12%, कुछ पर 18% और कुछ पर 28%, ठीक। अलग अलग मदों पर अलग अलग जीएसटी लगती है, ठीक। तो 28% वालों पर ही जीएसटी सेस लागू होगा, और जीएसटी सेस से जो भी पैसा आएगा वो क्षतिपूर्ति कोष में जमा हो जाएगा। क्षतिपूर्ति कोष में जो भी पैसा जमा होगा वो राज्यों की क्षतिपूर्ति में लिए पे किया जाएगा। क्षतिपूर्ति मतलब जीएसटी लागू करने से राज्य को जो नुकसान हुआ है उसके लिए खर्च किया जाएगा। और क्या किया गया, 269 में बेटा ए जोड़ा गया। इसके तहत आईजीएसटी की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। आईजीएसटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल अगर कोई पूछ ले 269 ए में किसकी बात की गई है, तो आईजीएसटी की बात की गई, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि आईजीएसटी सेंट्रल वसूलेगी तथा बाद में स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी खर्च करने के लिए, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 279 में ए जोड़ा गया। इसमें क्या बात की गई, तो जीएसटी काउंसिल की संरचना के बारे में बात की गई, वो मैंने पहले ही बता दिया।
यहाँ पर अब बात करते हैं बेटा वित्त आयोग। वित्त आयोग भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अतः भारत के संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? 280 में किया गया है। बेटा जिस भी चीज़ का उल्लेख हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में किया जाता है तो वो संस्था संवैधानिक संस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संवैधानिक संस्था कहलाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग क्या संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। अच्छा, अब अगर कोई संस्था न्याय करती है, थोड़ा सा, पूरी तरीके से न्याय नहीं देती लेकिन हल्का फुल्का न्याय देने का काम करती है, तो ऐसी संस्था को अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। तो एक तरीके से जो वित्त आयोग है वो संवैधानिक संस्था तो है ही है, उसके साथ साथ ही बेटा अर्ध न्यायिक संस्था है, चूँकि ये न्याय करने का काम करती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच करों का बंटवारा करती है, वो भी न्यायपूर्वक, ताकि दोनों के बीच में झगड़ा ना हो पाए। तो ये एक प्रकार की अर्ध न्यायिक संस्था है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। काम क्या है इसका? तो ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच कर का समान बंटवारा करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है ना, तथा उनके बीच करों को लेकर के उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उनको समाधान करने का भी काम बेटा वित्त आयोग का ही है, ठीक है ना। प्रथम वित्त आयोग 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी बनाए गए थे, और इस वित्त आयोग की सिफारिशें जो लागू हुई हमारे देश में 1952 से 57 तक लागू हुई, ठीक है ना। वर्तमान में जो हमारे देश में लागू हैं वित्त आयोग की सिफारिशें, ठीक है ना, तो वो जो है आपका देखो वित्त आयोग हर 5 वर्ष में बनता है और अगले 5 वर्ष के लिए बेसिकली वो अपनी सिफारिश देता है। तो वर्तमान में जो भारत में वित्त आयोग है वो 15वें नंबर का वित्त आयोग कार्य कर रहा है। 16वें नंबर वित्त आयोग की स्थापना अभी हाल ही में की गई है, ठीक है ना। अरविंद पनगड़िया जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में बताएंगे। इसकी संरचना के बारे में कि वित्त आयोग की संरचना में बेटा एक अध्यक्ष होता है और इसके 4 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब एक ये अध्यक्ष हो गया और इसके 4 क्या हो गए? सदस्य हो गए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2020 से बेटा 26 तक लागू हैं, जिसके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं एन.के. सिंह हैं। यहाँ पर 14वें वित्त आयोग भी इम्पॉर्टेंट है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत एक बात कही गई थी, ये कहा गया था कि राज्यों के, केंद्र व राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा होगा वो 42% होगा, ठीक है ना। 42% करों का टैक्स जो भी केंद्र सरकार टैक्स वसूलेगी 42% आपको स्टेट गवर्नमेंट पर खर्च करेगी, ठीक है ना, निर्धारित किया गया था, जिसे वर्तमान में 41% कर दिया। ये पिछले वर्ष 2022 में बेसिकली 23 में इसको 41% कर दिया गया था। इसके कारण क्या था, 1% जो कम हुआ था उसका पैसा जम्मू कश्मीर में खर्च किया गया, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर नया स्टेट बना और वहाँ पे नया यूटी बना और वहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए 42% को घटा करके 41% कर दिया गया, ठीक है ना। तो 14वें वित्त आयोग में इन दोनों के बीच बंटवारा कितना परसेंट था, ये अक्सर पूछा जाता है। 42% था, जिसे अभी हाल ही में कितना कर दिया गया है, 41%। जो 1% कम किया गया है वो कहाँ पर खर्च किया जाएगा पैसा? तो जम्मू कश्मीर में खर्च किया जाएगा। नोट यहाँ पर याद रख लेना कि अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है बेटा? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये भी याद रख लेना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सार्वजनिक व्यय, अर्थात पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ठीक है ना। अर्थात सरकार कहाँ खर्च करती है, इसका सीधा सीधा मतलब है सरकार कहाँ खर्च करती है। सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर अपनाई गई नीतियों का इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, उसमें सरकार की क्या नीति है, इसका स्टडी करते हैं सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत। अर्थात सार्वजनिक व्यय में सभी खर्चे जिन्हें किसी देश की सेंट्रल या स्टेट या स्थानीय सरकार अपने प्रशासन तथा सामाजिक कल्याण व आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए खर्च करती हैं, उसको शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं सार्वजनिक व्यय के? देखो, ब्याज पर खर्च, हमारी सरकार ब्याज पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। राज्यों को हिस्से देने में सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, राज्यों को भी पैसा देती है। केंद्र व राज्य स्तर की योजनाएं भी सरकार लेके आती है, इस पर भी सरकार का पैसा खर्च होता है। तो ये सब सार्वजनिक व्यय के क्षेत्र हैं। राजकोषीय नीति क्या है बेटा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राजकोषीय नीति का आशय वित्त प्रबंधन के लिए खास उपाय अपनाने से है, ठीक है ना। अर्थात भारत सरकार वित्त प्रबंधन के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाती है, इन सभी टेक्निक के स्टडी एक तरीके से राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही किया जाता है। इसकी मदद से सरकार खर्चों के स्तर तथा टैक्स की दरों को समायोजित करती है। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है
कि राजकोषीय नीति के तहत सरकार आखिरकार करती क्या है। तो खर्चों के स्तर को तथा टैक्स की दरों को समायोजित करती है, अर्थात कंट्रोल करती है। तो ये काम करती है राजकोषीय नीति। एक होती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है, जबकि राजकोषीय नीति भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके तहत भारत सरकार देश के जो खर्च हैं, सरकार के जो खर्च हैं और टैक्स की जो दरें हैं उस पर कंट्रोल स्थापित करती है, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा पूरी कहानी वो कंट्रोल करती है, ठीक है ना, महंगाई को कंट्रोल करती है। तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। यह वैसे ही होती है जैसे मौद्रिक नीति, जिसके जरिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। ये मौद्रिक नीति का काम था। तो मौद्रिक नीति की जैसे ही लगभग होती है राजकोषीय नीति। बस राजकोषीय नीति में सरकार का नियंत्रण होता है, मौद्रिक नीति में आरबीआई का नियंत्रण होता है। अच्छा, इन दोनों ही नीतियों को मिला जुलाकर देश के आर्थिक लक्ष्य को क्या किया जाता है, हासिल करने के इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, राजकोषीय नीति आर्थिक विकास को बल देती है, ठीक है ना। यह कई तरह से काम करती है। इसके जरिए सरकार अधिक खर्च को नियंत्रित तथा टैक्स में कटौती कर सकती है, या एक साथ दोनों काम भी कर सकती है, ठीक है ना। इसका मकसद उपभोक्ता के हाथ में अधिक पैसा डालना होता है, ठीक है। जहां मौद्रिक नीति के तहत उपभोक्ता के हाथ में पैसे को कंट्रोल किया जाता है, वहीं राजकोषीय नीति के तहत क्या किया जाता है कि उपभोक्ता के हाथ में पैसा अधिक डालना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जब उपभोक्ता के हाथ में पैसा अधिक होगा तो उसकी क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे आर्थिक विकास का पहिया तेज़ी से घूमने लगेगा। तो कुल मिलाकर राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ाने का होता है, ठीक है ना। टैक्स कटौती होने से होता क्या है, उद्योग प्रोत्साहित होंगे, ठीक है ना। भाई कम टैक्स देना पड़ेगा तो उद्योग को अच्छा लगेगा कि चलो भैया कम टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा फिर प्रोडक्शन करने का प्रयास करेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा कर्मचारी रखेगा। तो मौद्रिक नीति के ये बेनिफिट हैं, राजकोषीय नीति के ये सारे बेनिफिट हैं जिनको आपको बहुत गौर से पढ़ना है और एक एक बार नहीं, दो दो बार इनको पढ़ना है, ठीक है ना। सरकारी खर्चों में जैसे सब्सिडी, कल्याणकारी कार्यक्रम, आधारभूत योजनाएं, इन खर्चों पर राजकोषीय नीति के जरिए निगरानी रखी जाती है। जितने भी सरकारी खर्च हैं वो राजकोषीय नीति उस पर निगरानी रखती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। जहां केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति से महंगाई पर अंकुश लगाती है, ठीक है ना, वहीं पर राजकोषीय नीति का मकसद आर्थिक विकास को बल देना होता है। तो ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर एक तरीके से ये भी चीज़ आप समझ रहे होंगे। अच्छा, राजकोषीय नीति का असर सभी पर एक जैसा नहीं पड़ता। मसलन टैक्स कटौती का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मध्य वर्ग को प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, एक नए पुल के निर्माण का फैसला सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार दे सकता है, लेकिन अगर एक नई सैटेलाइट सरकार ने कोई लॉन्च की है तो उसका फ़ायदा जो होगा कुछ खास लोगों को ही मिल सकता है। तो कुल मिलाकर राजकोषीय नीति का असर सब पर एक समान नहीं पड़ता। इस चीज़ का मतलब ये है। अच्छा, भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ये भी देख लो, पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना, मूल्य स्तर को स्थिर रखना। सीधे सीधे बेटा स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल रट डालना। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को स्थिर बनाए रखना, मतलब वृद्धि दर ना घटे ना ज़्यादा बढ़े, ठीक है ना, एक तरीके से एक रेशियो में बना के रखना। भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना। अविकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार करना तथा लोगों के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल समझ लो रामबाण हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंटेंट बेसिकली पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस और आरओ के लिए, बड़े एग्जामों के लिए, वनडे के एग्जाम के लिए। तो आप सीधे सीधे छोटे छोटे फैक्ट केवल इसको ध्यान से एक बार वीडियो को बस देख लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है ना। राजकोषीय नीति तो आपको समझ में आ गई, अब राजकोषीय घाटा समझते हैं। सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में कुल प्राप्तियाँ, आय उधारी को छोड़कर कम तथा कुल व्यय अधिक, मतलब सरकार ने कमाया कम और व्यय ज़्यादा कर दिया, या सरकार के पास पैसा आया कम और सरकार ने खर्च ज़्यादा कर दिया। तो इस प्रकार राजकोषीय घाटा, जैसे आपसे पूछा जाए आपका घाटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर कमाते कम हैं, खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो घाटा है वो आपका घाटा है। जब देश का इस लेवल पे होता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है ना। राजकोषीय घाटा में कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, मतलब तुमने ज़्यादा खर्च कर दिया
पाया कम। बस यहाँ पर प्राप्तियों में हम लोग उधारी भी ले लेते हैं कई बार एक देश से दूसरे देश से, तो ये उधारी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, इस चीज़ को याद रख लेना। ये फॉर्मूला सीधे सीधे पूछा जाता है। अच्छा, कुल व्यय में कहाँ कहाँ व्यय? राजस्व व्यय कर सकते हैं, पूंजीगत व्यय कर सकते हैं। अभी ये राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, आगे हम पूरा एक एक डिटेल आपको बताएंगे। ठीक, कुल प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियाँ हो सकती हैं और उधारी को छोड़कर सारी पूंजीगत प्राप्तियाँ हो सकती हैं। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, उनको भी याद रख लीजिएगा। जैसे राजकोषीय घाटा सामान्यतः तब होता है जब सरकार अपनी आय से अधिक अपने संसाधनों का खर्च कर देती है। ठीक, भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा को नरसिम्हन समिति की सिफारिश के बाद 1997-98 में बजट में पहली बार पेश किया गया था। राजकोषीय घाटे को प्रबंधन करने के लिए 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अर्थात FRBM एक्ट, ठीक है ना, ये बनाया गया। FRBM एक्ट राजकोषीय घाटे के प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था सन 2003 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, राजकोषीय गिरावट क्या होती है? उम्मीद से ज़्यादा राजकोषीय घाटा राजकोषीय गिरावट कहलाती है। राजकोषीय समेकन किसे कहते हैं बेटा? अर्थात फिस्कल कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रक्रिया को राजकोषीय समेकन, मतलब कैसे राजकोषीय घाटा कम किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि राजकोषीय घाटा कम होगा तभी तो इसका विकास अच्छा माना जाएगा, जब आपके पास घाटा कम होगा, ठीक है ना। तो राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रक्रिया को ही राजकोषीय समेकन कहलाता है, अर्थात फिस्कल कंसोलिडेशन कहलाता है, ठीक है ना। विजय केलकर समिति ने इस संबंध में कई सारे पॉइंट बताए, जैसे FRBM एक्ट उसी के अनुशंसा पर लाया गया, GST के बारे में, GST भी इसी उद्देश्य से लाया गया, दिवाला तथा दिवालियापन विधेयक भी इसी उद्देश्य से लाया गया, ठीक है ना। प्रत्यक्ष DBT जो लाया गया भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, ताकि लोगों के पास डायरेक्ट उतना पैसा जाए, बीच में भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है ना, ताकि सरकार को एक निश्चित उद्देश्य के साथ पैसा खर्च करने का मौका मिले। तो ये चीज़ आपको मुझे लगता है समझ में आ। अब हम देखेंगे बजट क्या होता है, ठीक है ना। बजट से संबंधित इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो संविधान में बजट की जगह, याद रखना संविधान में कहीं बेटा बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट जहाँ पर यूज करना है वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द यूज किया गया है। तो संविधान में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, ना कि बजट की। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 112, बिल्कुल घोंट के पी जाना इस आर्टिकल को, ठीक है ना। बजट शब्द का जन्म फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुआ है, जिसका अर्थ होता है लेदर का बैग, ठीक। भारत में सर्वप्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को कैनिंग के समय जॉन विल्सन ने पेश किया था, इसीलिए जॉन विल्सन को बेसिकली भारत में बजट का जन्मदाता भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को उस समय जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री हुआ करते थे षणमुखम शेट्टी, उन्होंने पेश किया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। जबकि गणतंत्र भारत, देखो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, जबकि भारत गणतंत्र हुआ था 1950 में, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन भारत गणतंत्र बना था, जबकि स्वतंत्र तो 1947 में हो गया था 15 अगस्त को। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। ये दोनों ही प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में पहला बजट 1955-56 में CD देशमुख नामक व्यक्ति ने पेश किया था, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो मोरारजी देसाई को जाता है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया, जिसमें से 8 बार कंप्लीट बजट और 2 बार अनुपूरक बजट बेसिकली इन्होंने पेश किया है। याद रखना बजट की निर्माण की जो प्रक्रिया है वो नवंबर में शुरू हो जाती है और आपको पता है फरवरी में बजट पेश होता है, ठीक। तो नवंबर से बजट बनना शुरू हो जाता है, बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 1921 से पहले आम बजट तथा रेल बजट एक साथ पेश किए जाते थे, किंतु 1921 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था एक्टवर्थ कमेटी, और इसकी सिफारिश बेसिकली इस कमेटी ने सिफारिश की कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इसी उद्देश्य से 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से बेटा अलग कर दिया गया, और उसी समय से भारत में आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश किए जाते हैं। रेल बजट रेल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि आम बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। बजट पेश करने से पहले पिछले साल की बजट समीक्षा पेश करनी होती है कि पिछले साल के बजट में हमने क्या अचीवमेंट किया,
इसी बजट की जो समीक्षा होती है इसी को आर्थिक समीक्षा कहते हैं। और आपको पता है बजट पेश होने के एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा आ जाती है, ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा में पिछले बजट में हमने क्या प्राप्त किया इस बात का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना, जो भी अचीवमेंट किया हमने। अच्छा, सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट अगले वित्त वर्ष का होता है, मतलब एडवांस फाइनेंशियल ईयर का होता है, अगले वित्त वर्ष का पेश किया जाता है हमेशा। बजट पेश करने से 75 दिन के अंदर संसद द्वारा इसे पास करना क्या होता है, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, ठीक। 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। 2021 का पहला ऐसा बजट था जो डिजिटल बजट था, अर्थात टैब के माध्यम से। पहले पूरी कॉपी पोथी लाया जाती थी, बाद में पूरा डिजिटल कर दिया गया। 2021 में पहली बार डिजिटल किया गया। बजट की अगर मैं प्रकारों की बात करूं तो बजट बेटा यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपके हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार हैं। पहला क्या है, ट्रेडिशनल बजट, ठीक है ना। इसमें सामान्यतः आय व्यय का विवरण होता है तथा व्यय के क्या परिणाम होंगे, पैसा जो खर्च होगा उसका क्या परिणाम होगा, इसका कोई विवरण नहीं होता, ठीक। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, जिसे निष्पादनीय बजट कहते हैं। इसमें आय व्यय के साथ साथ खर्च किए गए पैसे का क्या परिणाम होगा इस बात का भी विवरण होता है, ठीक है ना। ऐसा बजट सबसे पहले 1951 में अमेरिका के ह्यूपर कमीशन ने पेश किया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। एक होता है आउटकम बजट, यह सरकार के मंत्रालय या किसी विभाग द्वारा पिछले बजट में अलॉट की गई धनराशि के खर्च का विवरण होता है। जैसे कोई मंत्रालय है, जैसे रक्षा मंत्रालय है, उसको पिछले बजट में जितना भी पैसा अलॉट हुआ था उस पैसे को इसने कहाँ कहाँ खर्च किया पूरा उसको एक डिटेल में दिखाना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा बजट पेश करने से पहले रोड वगैरह सारा कुछ ज़्यादा बनना चालू हो जाती हैं, विकास कार्य बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। केवल इसलिए होते हैं उनको दिखाना होता है, भैया अच्छा हमने इतना पैसा खर्चा किया है, ठीक। ऐसा बजट भारत में सर्वप्रथम 25 अगस्त 2005 को पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आउटकम बजट, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है जीरो बेस्ड बजट। इसमें क्या होता है, पिछले वर्ष के बजट में दी गई सारी मांगों और आंकड़ों को शून्य मानकर नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है, तो इसे हम जीरो बेस्ड बजट कहते हैं, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम इस प्रकार का बजट CSIR नामक संस्था ने पेश किया था। एक होता है बेटा जेंडर बजट, लड़कियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर बजट महिलाओं के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है ना। इस बजट में महिलाओं के ऊपर खर्च की जाने वाली राशि का पूरा विवरण होता है कि महिलाओं के लिए हमने इस वर्ष क्या क्या किया, कितना पैसा खर्चा करना है, वो सारा डिटेल, कितना पैसा खर्चा करेंगे, क्या पूरी महिलाओं के ऊपर पूरी तरीके महिला इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, एक तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है ना। भारत में पहली बार ऐसा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004 में पेश करवाया था, ठीक है ना। विश्व में सबसे पहले ऐसा बजट महिलाओं के ऊपर डेडिकेटेड बजट 1984 में ऑस्ट्रेलिया में पेश हुआ था। तो ये बजट के बेटा प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों से जिसमें जेंडर बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आउटकम बजट पूछा जाता है, बाकी सारे बजट इंपॉर्टेंट है जिसमें जेंडर और आउटकम को जरूर याद रख लेना। और जीरो बेस्ड बजट क्या होता है इसके बारे में याद रख लेना। अच्छा, बजट में 2 चीज़ें और याद रख लेना। जो भी बजट होता है उसमें राजस्व बजट और पूंजीगत बजट होता है, ठीक है ना। राजस्व बजट के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं, राजस्व, आय, और बजट का मतलब ही होता है आय और व्यय का विवरण, ठीक ना। तो कंप्लीट बजट को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, राजस्व और पूंजीगत। अब राजस्व बजट मतलब राजस्व बजट का मतलब आय और व्यय का विवरण, तो राजस्व आय और राजस्व व्यय। वैसे ही पूंजीगत बजट का मतलब पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। अब राजस्व आय मतलब सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त होता है, तो या तो कर लगाने से पैसा प्राप्त होता है जिसमें सरकार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। और कहाँ से सरकार को पैसा मिलता है, गैर कर राजस्व से भी सरकार को पैसा मिलता है। जैसे ब्याज सरकार को कई सारी जगहों से प्राप्त होता है, कई सारी जगहों से सरकार को लाभ तथा लाभांश प्राप्त होता है, अनुदान सरकार को मिलता है, फीस मिलता है, जुर्माना मिलता है। सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनकी वो जो कमाई करती हैं उनसे जो पैसा आता है, अब वो टैक्स तो नहीं है लेकिन सरकार को उससे पैसा मिलता है। तो यहाँ से भी सरकार को ये गैर कर राजस्व, ये सब स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा गैर कर राजस्व का भाग है, कौन सा कर राजस्व का भाग है, ठीक है ना। उसके बाद अब सरकार खर्च कहाँ करेगी, तो योजनागत जगहों में खर्च कर सकती है और बिना योजनाओं में भी खर्च कर सकती है। तो योजनाओं में तो आपको पता है वार्षिक कल्याणकारी योजनाएं, जो भी पंचवर्षीय योजनाएं या जो भी योजनाएं आती हैं वहाँ पैसा खर्च करती है, तो योजनागत राजस्व व्यय हो गया, ठीक है ना। गैर योजनागत राजस्व व्यय क्या होता है, जैसे सब्सिडी में सरकार पैसा खर्चा करती है। अब सब्सिडी कोई योजना तो है नहीं सरकार की, फिर भी उसको खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। ब्याज अदायगी में सरकार को पैसा खर्चा करना पड़ता है।
वो भी कोई सरकार की योजना नहीं है। रक्षा के रिसर्च में पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो भी रिसर्च से क्षेत्र में भी कोई योजना नहीं होती, उसमें तो हर साल पैसा खर्चा ही करना पड़ता है सरकार को, उसके लिए सरकार कोई स्पेशल योजना लेके नहीं आती। तो ये गैर योजनागत राजस्व व्यय है, ठीक है ना। अब पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हो गया। पूंजीगत आय मतलब इसमें कहाँ से पैसा आएगा, तो संपत्ति को बेचकर जो आय आती है उसे पूंजीगत आय कहते हैं। अथवा विदेशी ऋण से, पूंजीगत जब लग जाए शब्द तो याद रखना दीर्घकालीन होता है, और राजस्व शब्द लग जाए तो अल्पकालीन होता है। पूंजीगत में बात एक साल की ना होकर के कई सालों की बात की जाती है, ठीक है ना। तो पूंजीगत आय अर्थात संपत्ति को बेचकर जो प्राप्त होगी आय वो इसमें शामिल होगी, तथा विदेशी ऋण से प्राप्त होने वाली आय को इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो पैसा आएगा वो सरकार खर्च कहाँ करेगी, तो योजनागत जगहों में खर्च कर सकती है और गैर योजनागत जगहों में खर्च कर सकती है। योजनागत पूंजीगत व्यय क्या होता है, जैसे सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित योजनाएं, सरकार ने जो पहले से कोई योजना बना रखा है, प्लान बना रखा है, तो उस पर सरकार जो खर्च करती है वो योजनागत पूंजीगत व्यय है, ठीक है ना, जिससे सरकार की पूंजी क्रिएट होती है। सपोज करो सरकार को कोई कॉरिडोर बनवाना है या सरकार को गोल्डन कॉरिडोर बनवाना है, तो उसके लिए सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो विदेश से ऋण लेकर के पैसा खर्च किया होगा, ठीक है ना। जैसे अपना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो भी सरकार ने पैसा खर्चा किया वो विश्व बैंक से पैसा लिया गया, ठीक। तो और उससे सरकार की एक पूंजी क्रिएट होती है, तो पूंजीगत व्यय सरकार वहाँ खर्च करती है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय क्या होता है, मतलब बिना किसी योजना में लेकिन उससे सरकार की पूंजी बनती है। जैसे रक्षा सामान खरीदती है जब सरकार, तो कोई योजना तो नहीं होती सरकार की ऐसा खरीदने का, लेकिन अचानक सरकार को ज़रूरत पड़ जाती है या सरकार खरीद लेती है, लेकिन उससे सरकार की एक पूंजी क्रिएट होती है। सरकार के पास कुछ आता है, देश के पास कुछ आता है, स्कूल कॉलेज के इंफ्रा पर किया गया खर्च, ठीक है ना, इंफ्रा बन गया तो सरकार देश की पूंजी बन गई ना। वो प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर किया गया खर्च, इससे देश का क्या बन गया, एक पूंजी बन गई, एक देश का इंफ्रा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन योजनागत राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा, कौन गैर योजनागत पूंजीगत राजस्व व्यय के अंतर्गत, ये सारा कुछ इस तरीके से कहानी इसमें पूछी जाती है। कुछ टर्म यहाँ भी याद रख लेना, जैसे राजस्व घाटा क्या होता है, तो जब राजस्व आय कम तथा राजस्व व्यय, यहाँ पर बेटा व्यय लिख लेना, व्यय अधिक हो तो देखो आय कम है तो खर्च ज़्यादा है तो उसे हम घाटा ही कहेंगे, राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसमें सीधे सीधे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजकोषीय घाटा में जब ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। मौद्रिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय जब घाटा हो जाता है सरकार के पास तो उसे कम करने के लिए सरकार आरबीआई से कुछ पैसा लेती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आरबीआई के पास कर्ज पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया सरकार का, तो इस प्रकार के घाटे को सरकार मौद्रिक घाटा कहती है, ठीक है ना। इसके लिए भारत सरकार आरबीआई से नए नोट छपवाती है, ठीक है ना। मौद्रिक घाटा को कंप्लीट करने के लिए सरकार नए नोट छपवाती है और जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए नए नोट तो आसानी से नहीं छपवाए जा सकते, ठीक है। सरप्लस बजट क्या होता है, ऐसा बजट जिससे सरकार की आय उसके व्यय से अधिक हो, मतलब प्रॉफिट वाला, ठीक है ना। हमने आय ज़्यादा की और खर्च ज़्यादा किया, आय ज़्यादा की और खर्च कम किया। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशा में सरप्लस बजट को ही अपनाया जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुपूरक बजट क्या होता है बेटा, तो बजट में उल्लेखित ना की गई किसी सेवा पर, सपोज करो किसी सेवा का उल्लेख बजट में नहीं किया गया और उस पर अगर अचानक पैसा खर्च करना है तो उस पर खर्च करने के लिए अलग से अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, कि मतलब उसकी खर्च के लिए पैसा निकालना है, यार इसकी बात नहीं की थी अब इसके खर्च के लिए पैसा लाओ, तो उसे अनुपूरक बजट है। अंतरिम बजट क्या होता है, आंशिक समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब बजट पेश किया जाता है तो उसे अंतरिम बजट कहते हैं, ठीक है ना। अभी देखो अभी बजट पेश किया गया है, इससे पहले जो देश में अभी बजट पेश किया गया था चुनाव के पहले, वो अंतरिम बजट ही था एक तरीके का। यहाँ पर कुछ पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी देख लें। वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 है, इसमें कुल 3 खातों की बात की गई है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है और सार्वजनिक निधि होती है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण में ही इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो संचित निधि का उल्लेख कहाँ पर, संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, आकस्मिक निधि को यहाँ पर कॉन्टिग्यूअस फंड कहते हैं, और यहाँ पर फंड इस जगह लिख गया है, आप इसको कट कर दीजिएगा, इसको इससे ऐड कर दीजिएगा।
और इसको इससे, और सार्वजनिक निधि को बेटा पब्लिक अकाउंट कहते हैं। संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 पहले में किया गया है। आकस्मिक निधि 267, ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, और सार्वजनिक निधि का उल्लेख 266 दूसरे में किया गया है। याद रखना, इन निधियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। याद रखना, संचित निधि क्या होती है? इसमें बजट से प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि जमा होती है। बजट से भी सरकार को जो आय प्राप्त होती है, वो जितना भी पैसा आएगा वो सरकार संचित निधि में जमा हो जाता है। इससे बिना संसद की अनुमति के पैसा नहीं निकाला जा सकता। इस पर कंट्रोल संसद का होता है। संसद से इससे पैसा खर्च करने के लिए हमें संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, और संसद से अनुमति लेने के लिए संसद में हमें एक विधेयक पेश करना पड़ता है, जिसका नाम है बेटा विनियोग विधेयक। ठीक है ना? विनियोग विधेयक का मतलब होता है खर्च करने का अधिकार हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना? इस विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 114 में किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संचित निधि का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद आकस्मिक निधि क्या होती है? किसी इमरजेंसी घटना से निपटने के लिए इससे पैसा बेसिकली निकाला जाता है। इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इससे पैसा निकालने के बाद देखो, अब जब कोई अचानक घटना हो गई तो अब संसद से पूछेंगे थोड़ी ना, पैसा इससे निकाल लेंगे राष्ट्रपति की अनुमति से, बाद में संसद से पूछा जाता है। ठीक है ना? इससे पैसा निकालने के बाद संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है। जैसे ही संसद अनुमति प्राप्त हो जाती है, संसद ने हमको कहते ठीक है, अच्छा भले निकाल लिया, तो जितना पैसा सरकार ने खर्च किया है उतना पैसा संचित निधि से निकालकर आकस्मिक निधि में क्या कर दिया जाता है? जमा कर दिया जाता है। ठीक है ना? प्रारंभ में इस आकस्मिक निधि की जो कुल वेल्थ थी वो 50 करोड़ रुपया थी, मतलब इसमें कुल 50 करोड़ रुपया रखा जा सकता था। लेकिन याद रखना, 2003 में 87वां नंबर संविधान संशोधन किया गया, और इसके तहत 50 करोड़ की राशि के तहत 500 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए तक आप निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना? बाद में आपको संसद से पूछ करके वो पैसा संचित निधि से निकाल के आकस्मिक निधि में फिर से जमा करना पड़ेगा। ये प्रोसेस अपनानी पड़ती है। सार्वजनिक निधि क्या होती है? इसमें जनता का पैसा संचित रहता है। ठीक है ना? तथा मांग किए जाने पर जनता को वापस करना होता है। हम लोगों का पैसा, डिमांड डिपॉजिट जितने होते हैं, इस अकाउंट से पैसा देते समय संसद की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो, इसमें संसद की अनुमति, इसमें राष्ट्रपति का पावर, और इसमें किसी का नहीं। ठीक है ना? इस खाते में LIC का जमा पैसा, किसान विकास पत्र का पैसा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा, इन सभी का पैसा, पब्लिक का पैसा बेसिकली यहाँ पर जमा होता है, और पब्लिक जैसे ही डिमांड करेगी आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के बजट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। बेटा, इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमने आज पब्लिक फाइनेंस पढ़ा, बेसिकली इस टॉपिक में यही सारी चीज़ें पढ़नी थी। लोक वित्त जो हमने पढ़ा, इसमें बस इतना ही पढ़ना होता है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? ऐसे ही 3 वीडियो अभी और बनेंगे, 3 टॉपिक अभी और क्रिएट करने पड़ेंगे मुझको, और लगभग वो सभी इतने हैं, इतने बड़े बड़े, अर्थात 1 घंटे का ही वीडियो मैक्सिमम आएगा, और इस तरीके से आपका कंप्लीट इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लें और उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें, तो ये चीज़ आपको और अच्छी समझ में आएगी। और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें। 2-3 घंटे ही बर्बाद होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो आपकी बहुत ही बेहतरीन हैं, संशोधित हैं, वर्तमान के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।